नमस्कार दोस्तों, हम लोग हिंदी का अगले पार्ट देखेंगे। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है। कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1853 तिरपन भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक और देशभक्त थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर और वे महान ईश्वर भक्त थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो उनका प्रमुख नारा था। कह रहा है अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किया गया। तो अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किया गया था। उसके बाद से कह रहा है कि नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार के सदल मिश्र है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सदल मिश्र है। 1867 से 68 ईस्वी इनका जन्म और मृत्यु 1847-48 फोर्ट विलियम क्लेज से संबंधित 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर के चार प्रमुख गद्यकारों में से एक गिलक्राइस्ट के आग्रह पर उन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक लिखी। इनकी अन्य रचना है रामचरित्र, आध्यात्मिक रामायण और 1806 और हिंदी पर्शियन शब्दकोश और भाषा पर संस्कृत का गहन प्रभाव है। और आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये क्षेत्र विशेष से संबंधित है, ये आंचलिक रचनाएं। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो ये बनारसी दास ने सबसे पहले ये अपनी बनारसी दास। उसके बाद से कह रहा है कि 3 दिसंबर 1884 और 12 फरवरी 1863 भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने स्वाधीन भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में कुछ समय के लिए काम किया था और पूरे देश को लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू और देश रत्न कहकर पुकारा जाता है। उसके बाद से हम लोग इधर थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि नाथों की कुल संख्या कितनी है? तो नाथों की कुल संख्या कितनी है हमें ये जानना है। यहाँ से कर लेंगे थोड़ा बड़ा। नाथों की कुल संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि बौद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो बौद्धों की कुल संख्या कितनी है थोड़ा पता ना, 84 है। बुद्धों, हाँ 84 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो ये 84 है। बुद्धों की कुल संख्या 84 है। उसके बाद से कह रहा है कि खुमार दासों के रचयिता का दलपति विजय है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, दलपति विजय कुमारदासों की रचनाकार। दलपति विजय भारतीय कवि थे जिसे कुमारदासों का रचयिता माना जाता है और नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि नाथ संप्रदाय भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसके आराध्य शिव है। प्रायः इन्हें शिव के वंशज भी कहा जाता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक गुरु मच्छंदर नाथ और मतेंद्र नाथ हैं। नाथों की कुल संख्या कितनी है? नाथों की कुल संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग इधर देखेंगे क्वेश्चन।
कह रहा है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पुष्पदंत हो जाएंगे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता ये पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर इसका ए। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है और इसकी प्रमुख रचना है महापुराण, तीर्थकर और रामकृष्ण का चरित्र और 64 पुरुषों की कथा है। और दूसरा का कह रहा है कि जय कुमार चिरू और जसहर चिरू आदि पुराण और उत्तर, ये सभी उत्तर पुराण उनकी ही रचना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि के इसे कहा जाता है तो शंभु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपभ्रंश का कवि किसको कहा जाता है, तो शंभु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चल रहे हैं, कह रहा है अपभ्रंश, शंभु अपभ्रंश भाषा के कवि थे। उनके पिता का नाम मारुतदेव और माता का नाम पधिनी था। अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। शंभु का उल्लेख पुष्पदंत ने अपने महापुराण में किया है और इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हुई है, पद्म चरित्र, पदचरित्र, ऋणनेमी चरित्र, अरिष्टनेमी चरित्र, हरिवंश पुराण और शंभु चंद्र। और शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। तो हिंदी कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ये बालकृष्ण भट्ट है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट 23 जून 1844 से 20 जुलाई 1914 बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। उन्होंने आज ही गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। हिंदी गद्य साहित्य में निर्माताओं में उनका प्रमुख स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नहीं है, इसमें श्याम सुंदर दास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी है, श्री नारायण चतुर्वेदी भी है और शांति प्रिय चतुर्वर्ती, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये नहीं है सरस्वती पत्रिका का संपादक शांति प्रिय चतुर्वेदी कह रहे हैं, द्विवेदी सॉरी। और हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा बंग महिला, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। उसके बाद से आगे चल रहे हैं, आगे कह रहा है, इधर क्वेश्चन है, बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष हिंदी की प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी लेखिका के रूप में चिरस्मरणीय है। उनका रचनाकाल 1904 ईस्वी है। ये मिर्जापुर के एक प्रतिष्ठित बंगाली महाशय राम प्रसन्न घोष की पुत्री और पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी और इनकी दुलाई वाली कहानी प्रसिद्ध है। जो 1907 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इनका एक कहानी संग्रह कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1950 ईस्वी के आसपास बंग महिला की मृत्यु हो गई थी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह, वही हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधय। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हिंद खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि 15 अप्रैल 1865 16 मार्च 1947 हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्य थे। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके और सम्मेलन द्वारा वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रियव्यास हरियोध जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, वह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम
महाकाव्य है और इसे बंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा है, तो आत्मकथा कौन सा है? कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा किससे संबंधित है? तो मैत्रेयी पुष्पा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा है मैत्रेयी की। उसके बाद से मैत्रेयी पुष्पा का जन्म 30 नवंबर 1944 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में सरकुरा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्याय नियुक्त किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास चाक आत्मा और कस्तूरी कुंडल वसे स्मृति वंश आदि हैं। कहानियाँ त्रिहठ और कहानी संग्रह फैसला मिस्टर सेंध और फूल नहीं खिलते आदि से संबंधित है। प्राचा हितैषी पत्र किसके द्वारा निकाला गया है? तो प्राचा हितैषी पर ये पत्र शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ निकाला गया। ऑप्शन नंबर इसका यही होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये। प्राचा हितैषी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा निकाला गया है। और राजा नहीं ये राजा लक्ष्मण सिंह प्राचा हितैषी बी है ना। प्राचा हितैषी लक्ष्मण सिंह द्वारा निकाला गया है। प्राचा हितैषी पत्र किसके द्वारा निकाला गया है? तो ये लक्ष्मण सिंह द्वारा निकाला गया। ऑप्शन और इसका बी हो जाएगा। कह रहा है कि राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म आगरा के वजीरपुरा नामक स्थान में 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को हुआ था। 13 वर्ष की अवस्था तक राजा साहब घर पर ही संस्कृत और उर्दू की शिक्षा ग्रहण करते रहे और सन 1839 में अंग्रेजी पढ़ने के लिए आगरा कॉलेज में प्रविष्ट हुए। राजा लक्ष्मण सिंह ने 10 से अधिक साहित्य भाषाओं के ज्ञानी थे। उन्होंने कालिदास की कई रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये दिल्ली। दसवां हुआ था भोपाल में और पहला शायद मॉरिशस में हुआ था। उसके बाद से कह रहा है कि हुआ था 10वां दिल्ली में हुआ। उसके बाद से कह रहा है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रणेता है। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रणेता पुष्पदंत। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पुष्पदंत है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है। इसकी प्रमुख रचनाएं महापुराण, तीर्थकर और रामकृष्ण का चरित्र, 64 महापुरुषों की कथा है और जय कुमार चरयू और जसहर चिरू आदि पुराण उत्तर पुराण से संबंधित है। सराहपा के अन्य नाम क्या है? तो सरोज ब्रज और राहुल ब्रज। सराहपा के दोनों नाम है, सरोज ब्रज भी है और राहुल ब्रज भी है। ऑप्शन नंबर सी पर जाने का कष्ट करेंगे। सराहपा हिंदी का आद्य कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आद्य कवि किसको माना जाता है? तो पुष्पदंत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। हिंदी का आद्य कवि पुष्पदंत को माना जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे।
पुष्पदंत का समय 10वीं सदी है और इनकी प्रमुख रचनाएं महापुराण, तीर्थकर और रामकृष्ण का चरित्र, 64 महापुरुषों की कथा है और जय कुमार चिरू और चसहर चिरू और आदि पुराण उत्तर पुराण से संबंधित है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ये प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका प्रिय प्रवासी हो जाएगा। तो खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्य की हिंदी काव्य रचना है। अयोध्या हरिओद्य जी को काव्य प्रतिष्ठा और प्रिय प्रवास से मिली है। इसका रचनाकार सन 1909 से सन 1913 ईस्वी है। प्रिय प्रवास विरह काव्य है और कृष्ण काव्य की परंपराओं में होते हुए भी उससे निम्न है। हरिओद्य जी निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है? बुंदेली नहीं है, ब्रज, कनौजी और बघेली। तो ये बघेली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये पश्चिमी हिंदी बुंदेली है, ब्रज है, कनौजी ये पश्चिमी हिंदी का, अब बघेली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा और आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बुंदेलखंडी और बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्ध-मागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा और नागौर और शब्दडोल, सतना, मेहर तथा आसपास का क्षेत्र है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 352 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 343 से 352। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि चेन्नई भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है। बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित यह दक्षिणी भारत की सबसे बड़े सांस्कृतिक और आर्थिक और शैक्षणिक केंद्रों में से एक है। 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार यह चौथा सबसे बड़ा शहर और भारत में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी ढांचा है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश और हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हिंदी भाषा का विकास का यही क्रम है, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। उसके बाद से यहाँ से कह रहा है कि किस विद्वान ने केशव दास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी? तो किस के ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने दिया था। उसके बाद से मिश्र बंधु नाम के 3 सहोदर भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ग्रंथ ही नहीं, एक छंद तक की रचना भी मिलकर करते थे, इसलिए प्रत्येक को रचनाओं का पार्थक्य करना कठिन है। ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक हैं। कह रहा है कि इजना ये दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा। इज भाषा तू हलु फिर वज भाषा जितने बोल रहे
ये नहीं दिखाई दे रहा। 84 भैंसोड़ों की वार्ता कह रहा है कि 84 भैंसोड़ों की वार्ता किसकी है? तो तुलसीदास की है, गोपाल नाथ का है, नाभादास का है, तो गोस्वामी गोकुल नाथ का है। तो ऑप्शन नंबर की जाएगा गोस्वामी गोकुलनाथ का है 84 भैंसोड़ों की वार्ता। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि वर्धा भारत के महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में स्थित एक नगर है। ये यहाँ उस जिले का मुख्यालय भी है। यह इंद्र देवताओं की नगरी के रूप में विख्यात है और इसे इंद्रपुरी भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 70 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 234 किलोमीटर और वर्धा के आकर्षण स्थल हैं शिव शांति स्तूप और मगन संग्रहालय समिति गीताई मंदिर है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहे हैं कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राज्य भाषा हो गई। हिंदी कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? हिंदी जो है ना ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी यूरोपीय और भारोपीय भाषा परिवार संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार यानी कि संबंधित भाषाओं का समूह है। हिंदी यूरोप या भारोपीय भाषा परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषा और बोलियां सम्मिलित है। उसके बाद से कह रहा है कि आधुनिक हिंदी यूरोपीय भाषाओं में से कुछ है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच और फारसी, बंगला, पंजाबी, रूसी आदि ये सभी एक ही आदिम भाषा से निकली है। उन्हें आदिम हिंद यूरोप भाषा का नाम दे सकते हैं। यह संस्कृत से बहुत मिलती जुलती थी, ऐसे कि वह संस्कृत का ही आदिम रूप है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये हिंदी है भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा। कह रहा है कि हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राज्य भाषा भारत की राज्य भाषा है और केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ये हिंदुस्तानी भाषा का एक नामांकित रूप है जिनमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। कह रहा है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य निर्धारित हुआ है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य निर्धारित हुआ है कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रिय प्रवास से संबंधित हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की हिंदी काव्य रचना है और हरिओध जी को काव्य प्रतिष्ठान प्रिय प्रवास से मिली है। इनका जन्म 1913 है। और उसके बाद से कह रहा है कि प्रिय प्रवास विरह काव्य है और कृष्ण काव्य की परंपराओं
में होते हुए भी उससे भिन्न है। हरिओ जी ने कहा है कि मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया था और ब्रह्म करके नहीं। कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है कि जिनमें से आधुनिक लोग भी सहमत हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन? तेलुगु भाषा ये नहीं आती है। तेलुगु भाषा भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राज्य भाषा है। यह भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में बोली जाती है। तेलुगु के 3 नाम प्रचलित है। अट ऐसा कहते हैं और अडी जी और अंडी जी, ये ऐसा शब्द होता है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है। तो ये काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि काव्य कविता या पद साहित्य की वह विधा है जिनमें किसी कहानी और मनोभावों का कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इनका क्रम भरत मुनि से समझा जा सकता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है कलात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में बांधी जाती है। भारतवर्ष में कृषि को आप किस वर्ग में रखते हैं? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो ये राज्य भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। राज्य भाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। भारत की राज्य भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया। उसके बाद से कह रहा है कि ढूंढाड़ी बोली है। तो ढूंढाड़ी बोली किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसके बी हो जाएगा। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये मराठी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी पर जा सकते हैं, शायद ये मराठी पर जा सकते हैं। तो देखते हैं इधर क्या है। मराठी भाषा को महाराष्ट्र प्रांत में बोली जाने वाली सबसे मुख्य भाषा है। भाषाई परिवार के स्तर पर यह एक आर्य भाषा है जिसका विकास संस्कृत में अपने तक का सफ़र पूरा होने के बाद आर्यन हुआ। मराठी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है और यह महाराष्ट्र और गोवा को राज्य भाषा तथा पश्चिमी भारत की सह राज्य भाषा है। मातृभाषाओं की संख्या के आधार पर मराठी विश्व के 5वें और भारत के 3रे स्थान पर है। और यह भाषा 1900 ईस्वी में प्रारंभ में हुई थी। सी हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी हो जाएगी? तो ये पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। उसके बाद से कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर ये ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है।
वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो ये खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, खड़ी। हिंदी भाषाओं की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो ये कौन सी बोली है? पहाड़ी बोली है, ये पहाड़ी हिंदी है। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, ये पहाड़ी हिंदी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसके ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी भाषा है? पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कह रहे हैं कि पाली प्राचीन भाषाओं के लोग की भाषा थी, जो पूर्व में बिहार से पश्चिम हरियाणा, राजस्थान तक, उत्तर से नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिण के मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। भगवान बुद्ध की इन्हीं प्रदेशों में विचरण करते हुए लोगों को धर्म समझाते रहे, और आज इन्हीं प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। तो पाली प्रचलित हिंदी से संबंधित प्राचीन हिंदी है। कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो किस लिपि में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। सबसे अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है कि देवनागरी है? तो खड़ी बोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। उसके बाद से आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि हिंदी भाषाओं की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषाओं की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो कौन सा बोली है? ऑप्शन नंबर बताना है। हिंदी भाषाओं की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी ये पहाड़ी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं मानी जाती है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं मानी जाती है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। ये पूर्वी बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये पूर्वी हिंदी की 3 भाषाएं मानी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। अवधी बोली अर्धमागधी प्रकृति को परंपराओं में आती है और बोली मुख्यतः अवध में बोली जाती है। अवध में बोले जाने वाली बोलियों को 2 भेद हैं, पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संघ की भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा और पत्राचार की भाषा, राज्य भाषा हिंदी के विकास 351 में राज्य भाषा हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है।
भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। भाषा के जादूगर शिव प्रसाद पूजन को कहा जाता है भाषा के जादूगर। शिव प्रसाद सहाय को कहा जाता है भाषा का जादूगर। कह रहा है कि शिव पूजन सहाय 1853 को शाहाबाद बिहार में मृत्यु 31 जनवरी 1863 को पटना। और हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, पत्रकार थे। उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। और स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र से संपादित थे। कह रहा है कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेशाची से हुआ है। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पेशाची से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसे पेशाची भाषा प्राकृत भाषा है जो प्राचीन समय में भारतवर्ष के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इस भाषा में विरचित गुणाढ़कृत बृहत कथा की भारतीय साहित्य में खड़ी विख्यात है। बिहारी, बांग्ला, उड़ीसा और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये मागधी से हुआ है। ऑप्शन नंबर मागधी से हुआ है। मागधी और मगही भारत की एक भाषा है। और मगही शब्द का विकास मागधी से हुआ है। मागधी और मगही प्राचीन काल में यह मगध साम्राज्य की भाषा थी। भगवान बुद्ध अपने उपदेश इसके प्राचीन रूप मागधी प्रकृति में ही देते थे। और मगही का मैथिली और भोजपुरी भाषाओं से ही गहरा संबंध है। उन्होंने सामूहिक रूप से बिहारी भाषा कहा जाता है। मगही बिहार के प्रमुख पटना, गया और जहानाबाद और औरंगाबाद जिले में बोली जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो ये पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है शायद। ये पूर्वी हिंदी हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी भाषा की नहीं है? तो अवधी पूर्वी भाषा की है, बघेली भी है और छत्तीसगढ़ी भी है। और बिहारी, ये बिहारी नहीं है, बिहारी दूसरी भाषा के अंतर्गत आता है। ये बिहारी एक भाषा होती है। आर्य भाषाओं और पश्चिमी समूह है जो मुख्यतः भारत में बिहार और इसके अन्य पड़ोसी राज्यों में बोली जाती है। मुख्य बिहारी भाषा जैसे बिहारी भाषा और जैसे अंगिका, मज्जिका और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये भारत के साथ नेपाल में भी बोली जाती है। तो शोर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है। शोर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है कौन सा? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। तो शोर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती शोर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती शोर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है। उसके बाद से कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी में कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बंगरू और ब्रज भाषा को सम्मिलित किया गया है। खड़ी बोली
अपने मूल रूप से मेरठ बिजनौर के आसपास बोली जाती है और बंगरू को जाट जाट या हरियाणवी भी कहते हैं। ब्रज भाषा मथुरा के आसपास ब्रज मंडल में बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि राजस्थानी हिंदी ब्रजभाषा मेवाती मारवाड़ी शेखावटी हड़ौती जैसी कई भाषाओं के मिश्रित झुंड को राजस्थानी भाषा का नाम दिया गया है। इसे वर्तमान में देवनागरी में लिखा जाता है। राजस्थानी भाषा भारत के राजस्थान प्रांत मालवा क्षेत्र और पाकिस्तान के कुछ भागों में क्रोनों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। गुजराती भाषा गुजरात की एक भाषा है जो गुजरात राज्य द्वीप और मुंबई में बोली जाती है। भारत की दूसरी भाषाओं की तरह गुजराती भाषा का जन्म संस्कृत भाषाओं में हुआ है। दूसरे राज्य और विदेश में गुजराती बोलने वाले भाषाओं वाले लोग निवास करते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो ये कनौजी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। कह रहा है कि हिंदी की उपभाषा कितनी है? तो हिंदी की उपभाषा 5 है। हिंदी की उपभाषा 5 है। उसके बाद से कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या लगभग ये भी 5 है। उपभाषाओं की संख्या 5 है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो ये भी 5 है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि पूर्वी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी की बोली को अवधि हो जाएगा, बघेली छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगा अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। उसके बाद से कह रहा है कि भोजपुरी मगही और मैथिली बोली किससे संबंधित है? भोजपुरी मगही मैथिली ये बिहारी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसके बिहार में बोली जाती है और बिहारी से संबंधित हो जाएगा। तो बिहारी हिंदी से संबंधित हो जाएगा। बिहारी हिंदी आर्य भाषाओं का पश्चिमी समूह है जो मुख्यतः भारत में बिहार और इसके अन्य पड़ोसी राज्यों में बोली जाती है। कुछ बिहारी भाषाएं जैसे अंगिक वांचिका भोजपुरी मगही मैथिली भारत के साथ साथ नेपाल में बोली जाती है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो सिंधी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ये प्रचंड अपभ्रंश है। प्रचंड नहीं है, बाचट अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बाचट अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्भव। गुड़गांवा दिल्ली और करनाल के पश्चिम क्षेत्रों में बोले जाने वाली अहिरवटी का संबंध किससे संबंधित है? तो अहिरवटी का संबंध किससे संबंधित है? तो ये उत्तरी पूर्वी राजस्थानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी से संबंधित हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी से संबंधित हो जाएगा। ये गुड़गांवा दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवटी का संबंध किससे संबंधित है? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? अर्धमागधी से हुआ है। ये अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा अर्धमागधी संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये प्राचीन काल में
मगध को साहित्य और बोलचाल की भाषा थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसी भाषा में अपने धर्मोपदेश दिए थे। आगे चलकर महावीर के शिष्यों ने भी महावीर के उपदेशों का संग्रह अर्धमागधी में किया। जो ये लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो हम और चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन है? विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए, ये विद्यापति हैं जो मैथिल भाषा में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार हैं। उसके बाद से कह रहा है कि विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंखला परंपराओं के साथ साथ भक्ति परंपराओं के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिल के सर्वोपरि कृति के रूप में जाने जाते हैं। इसके कवियों में मध्यकालीन मैथिली भाषाओं का स्वरूप दर्शन किया जा सकता है। इन्हें पैसुरों से सख्त शक्ति के रूप में भी स्वीकार किया गया है। कह रहा है कि मध्य पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? तो ये ढूंढाड़ी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? मध्य पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? तो ये ढूंढाड़ी है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन किस में हुआ है? तो ब्रज भाषा में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये कह रहा है कि कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन किस में हुआ है? तो ब्रज भाषा में हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि ब्रज भाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की बोली है। विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में साहित्य भाषा करने के कारण ब्रज की इस जनपदीय बोली ने अपने विकास के साथ भाषा नाम प्राप्त किया। ब्रज भाषा नाम से जानी जाने लगी है। शुद्ध रूप से यह आज भी मथुरा, आगरा और धौलपुरा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रज भाषा भी कहा जाता है। प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही काव्य रचना हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो ये बताइए कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये डी, हंस जवाहिर, ये अवधि में नहीं है। पद्मावत अवधि में है, कवितावली अवधि में है, मधुमालती अवधि में है, जबकि ये हंस जवाहिर ये अवधि में नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि हंस जवाहिर नामक पुस्तक की रचना कासिम शाह ने की थी। कासिम शाह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कासिम शाह सनवत 1788 से 1731 ईस्वी में लगन वर्तमान में थे। हंस जवाहिर में राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है और फारसी अक्षरों में छपी इस पुस्तक एक प्रति उपलब्ध है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली के अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो ये किसने किया? तो श्री प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भरतेंद्र हरिश्चंद्र ने और गिरिधर दास ने। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? ये कोई नहीं जानता है। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म आगरा के बाजीपुरा नामक स्थान में 9 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुआ था और 13 वर्ष की अवस्था तक राजा साहब घर पर ही संस्कृत और उर्दू की शिक्षा ग्रहण करते रहे। सन 1839 ईस्वी में अंग्रेजी पढ़ने के लिए आगरा कॉलेज में प्रविष्ट हुए और राजा लक्ष्मण सिंह 10 से अधिक साहित्य भाषाओं के ज्ञानी थे। उन्होंने कालिदास की नई रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। कह रहा है कि
खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। मेरठ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है और यह नगर निगम कार्यरत है और यह प्राचीन नगर दिल्ली के 72 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। यह भारतीय सेनाओं का एक छावनी भी है। यहाँ उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होने वाले जिलों में से एक है। यह मेरठ है। किस किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो ये बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। उसके बाद से ये उसकी व्याख्या दिया गया है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यह संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। उसके बाद से कह रहा है कि वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं उसके धार्मिक तत्वों में अटूट रिश्ता है। ये शब्द सहस्रों में भारत का विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना बनारस में ही जन्मा विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक कवि लेखक संगीतकार बनारस में ही जन्मा और विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक कवि लेखक संगीतज्ञ बनारस में रहे और जिनमें से कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद आचार्य, रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर गिरजा और देवी नबी हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि हैं। बनारस में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विद्यापीठ, सेटर और इंस्टीट्यूट ऑफ द हाई और टिबेटियन स्टडीज, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सभी उसका व्याख्या दिया गया है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी ये बोली जाता है। खड़ी बोली भी बोली जाती है। मैथिली ब्रज भाषा भी बोला जाता है। मैथिली ये बिहार में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुआ था। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1950 को और 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1955 को, 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इन मान्यता मिला। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया? तो 343 में लिखा गया और संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास और शिव प्रसाद सिंह और राम नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये
भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, अष्टम भाषा में शामिल किया गया है, अष्टम। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार की नहीं है? तो ये कौन सी भाषा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा ये यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो ये संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी भी है, और तमिल ये यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है, तमिल। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। मानक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के मानक स्वरूप से है, जिसका शिक्षा आदि कार्यों में व्यवहार किया जाता है। भारत की सबसे छोटी इकाई है, सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य है। तो ये क्या है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। कह रहा है कि भाषा की सबसे ये छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि है। उच्चारित ध्वनियों को जब हम लिख कर बताना होता है तब उसके लिए कुछ लिखित चिन्ह बताए जाते हैं। तो ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। अतः वर्ण को भाषा की सबसे लघुतम इकाई होते हैं। जब हम कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम बताइए। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? ये कौरवी हो जाएगा शायद। ऑप्शन वहाँ कौरवी होगा, कौरवी होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? कौरवी। ये संघ लोक सेवा में पूछा गया क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है तो कौरवी। खड़ी बोली हिंदी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। इनका अन्य नाम कौरवी है। यह दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और देहरादून आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। कनौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो कनौजी बोली ये किस जनपद में बोली जाती है? तो ये मेरठ जनपद में बोली जाती है कनौजी बोली। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र है। तो अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र है तो ये इलाहाबाद है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसके ये इलाहाबाद हो जाएगा ये। उसके बाद से कह रहा है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। तो फैजाबाद जनपद में बोले जाने वाली बोली क्या है? तो ये अवधी है। क्या हो जाएगा? ये अवधी। फैजाबाद जनपद में बोले जाने वाली बोली अवधी है। उसके बाद से कह रहा है कि फैजाबाद जिले में बोले जाने वाली बोली अवधी है। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो ये बघेली जो बोली है ना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, बघेली बोली। उसके बाद से कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से ब्रज, अवधी और भोजपुरी उत्तर प्रदेश की बोली है, जबकि बघेली मध्य प्रदेश की बोली है। पूर्वी हिंदी विकसित हुआ है। तो पूर्वी हिंदी विकसित कब हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। उसके बाद से पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अतिरिक्त आगे आने वाली बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो य, र, ल, व होता है। तो ये तो सभी दिया इसमें, य, र, ल,
ल ये ह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये जो ह होता है ना, ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। उसके बाद से ये संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, और ये सी सेट की क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ह वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ये उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन 4 होता है, स आदि है, जबकि यह र ल व अंतस्थ व्यंजन है। कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? तो श्वास का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? घोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, श्वास, अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, और महाप्राण श्वास का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन और इसका देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा, इसको तो देखना पड़ेगा भाई। कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण ये प्राणवायु श्वास है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, द, ध, ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। कह रहा है कि खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कोरवी के नाम से जाना जाता है खड़ी बोली को। खड़ी बोली का उद्भव शोर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली को कोरवी नाम से भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली को आधार मानकर किया जाता है। यह दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की लोक भाषा है। और देवास प्रसिद्ध है। तो देवास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देवास प्रसिद्ध है तो करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से कह रहा है कि देवास करेंसी नोट छपाई के लिए प्रसिद्ध है। और विदित है कि मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट के कागज़ का कारखाना नेपानगर और बुरहानपुर में है। ओरिएंटल पेपर मिल मलाई अनूपपुर में है, और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। देवास करेंसी नोट छपाई के लिए प्रसिद्ध है। विदित है कि मध्य प्रदेश के न्यूज प्रिंट के कागज़ का कारखाना नेपानगर बुरहानपुर में है। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई अनुपमपुर में है, और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रजभाषा, सूरदास ब्रजभाषा से ही संबंधित है। तो इनको देखना पड़ेगा, ब्रजे होगा, ब्रज, ओ ब्रज होगा। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ब्रज। कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो जाएगा। बोलियों का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उनमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वह क्या बन जाती है? तो वो उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका उपभाषा बन जाती है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो ये मथुरा है। बुंदेली का क्षेत्र है। तो बुंदेली का क्षेत्र क्या है? तो बुंदेली का क्षेत्र झांसी है। झांसी, जालौन और दतिया है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी को भारत की राज्य भाषा कब किसे संबंधित है? तो हिंदी को भारत की राज्य भाषा किसे संबंधित? 14 सितंबर 1949 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो ये बुंदेली, जो कनौजी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ब्रज ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? अवधी पूर्वी में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बघेली बोली जाती है, जयपुरी ये पश्चिम की ओर बोली जाती है, राजस्थानी बोली है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा नहीं है? इधर नहीं है तो इधर आइए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। कुछ क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन प्राचीन भाषा? फ्रांस, प्रकृति, पंजाबी, संस्कृत। तो पंजाबी हो सकता है कि प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पंजाबी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। कौन सी बोली बिहारी नहीं है? जयपुरी, ये बिहारी नहीं है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कनौजी ब्रजभाषा और खड़ी बोली जयपुरी। ये विधान भवन रक्षक वन रक्षक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। मध्यकालीन 1000 ईस्वी से 500 से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का 500 ईस्वी से 1000 ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। पाते जा रहे ना। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? मैथिली, कनौजी ब्रजभाषा। भोजपुरी उत्तर प्रदेश में नहीं बोला जाता है, पर कम क्षेत्रों में माना जाता है कि बिहार में ज़्यादा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। यहाँ से एक पेज और बचा है। कह रहा है कि कनौजी भोजपुरी ब्रज उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जबकि मेवाती और मालवी और बरवाड़ी और जयपुरी राजस्थान में बोला जाता है। तो ये कनौजी और भोजपुरी और ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, जबकि मेवाती और मालवी और मरवाड़ी ये जयपुर और राजस्थान में बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो ब्रज भाषा यहाँ क्या किया जाता है? ब्रज भाषा बोला जाता है, कनौजी बोला जाता है, अवधी बोला जाता है, पहाड़ी बोला जाता है। इसमें से बताना है कि कौन उत्तर प्रदेश में भाषा नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर ये पहाड़ी ब्रज भाषा बोला जाता है, कनौजी भाषा बोला जाता है, अवधी भाषा भी बोला जाता है। अवधी भाषा कहाँ बोला जाता है? उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। आइए, जो पहाड़ी भाषा नहीं बोला जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पहाड़ी भाषा ये उत्तराखंड की भाषा है। और हिंदी भाषाओं की कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस
किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बनारसी की बोली को काशिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है कन्नड़। उसके बाद से कन्नड़ इधर आ जाएंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सुरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली सुरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। सुरसेनी अपभ्रंश से विकसित अन्य भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी ब्रज आदि है। मगधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ब्राचोड अपभ्रंश से सिंधी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं विकसित हुई है। कह रहा है कि लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है? भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, तीनों में। तो ये लिपि का प्रयोग क्या किया जाता है? भाषा को लिखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है खड़ी बोली निकलती है। तो खड़ी बोली कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है? इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा है। तो इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये अर्धमागधी है। ओहो, इलाहाबाद में बोले जाने वाली भाषा है तो अवधी भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली अवधी है। यह भाषा विशेष रूप से मध्य भाषाओं से संबंधित है। और इधर देख लेंगे, इधर क्वेश्चन है तो दाऊद द्वारा 1370 में रचित चंद्रयान है। इसे लोहारक्का के नाम से भी जाना जाता है। और इस रचनाओं के बाद उत्तरोत्तर अवधी साहित्य का विकास हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 8। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो ये 8 है। ये हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या 8 है। हिंदी भाषा की विख्यात बोलियों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये पूर्वी हिंदी की बोली है। उसके बाद से कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी बोली उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कोरबी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा बुंदेल तथा कनौजी आती है। पश्चिमी हिंदी सुरसेनी अपभ्रंश तथा पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हड़ौती बोली है। तो हड़ौती बोली किससे संबंधित है? ये पूर्वी राजस्थानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। हड़ौती बोली राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दशक 1987 से 1988 में सर चार्ल्स अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने आधुनिक भारतीय भाषा विषयक शिवकोश
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के दो खंडों में विकसित किया और यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द है। दक्षिणी राजस्थान मालवी निमाड़ी, उत्तर राजस्थान मेवाती अहिरवाड़ी, पूर्वी राजस्थान ढूंढाड़ी अड़ौती जयपुरी है। जयपुर में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है गाजीपुर में बोलने वाले जयपुर हम पढ़ लिए, सॉरी, ये गाजीपुर में बोलने वाली प्रमुख भाषा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भोजपुरी भाषा जो गाजीपुर में बोला जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि गाजीपुर में बोले जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है और भोजपुरी मुख्यतः बिहारी राज्य में भोजपुर, छपरा, बक्सर और सिंधन जिले के एक उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़ और कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बनारस आदि जिले में बोली जाती है। जबकि अवधी, फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिले में खड़ी बोली मेरठ, सहारनपुर, रामपुर और दिल्ली आदि में हुआ है। बघेली, रीवा जिले में बोली जाती है। और हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हिंदी की आद्य जननी है संस्कृत। उसके बाद से कह रहा है कि वैदिक संस्कृत में हिंदी भाषा का विकास हुआ है और संस्कृत भाषा के तत्व तो भारत के सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो राज्य भाषा के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये सी हो जाएगा। उसके बाद से संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। और हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क वर्ण के बाद आता है। जो 6 का स्थान होता है ये क वर्ण के बाद आता है। उसके बाद से थोड़ा सा इधर बचा हुआ है और हम लोग अपने मंजिल की तरफ कदम रखते हुए समाप्ति की ओर। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। यह दृष्टि IAS का नोट्स है और UPSC हिंदी UPSC क्रैक करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरह। हिंदी शब्दकोश 6 का क्रम क के बाद ही आता है। कह रहा है 153 कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो ये मराठी, देखो तो मराठी हो जाएगा, हिंदी की उपभाषा नहीं है। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, हिंदी की उपभाषा है, पर मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि मराठी महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है। हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, हरियाणी है। तो हिंदी की 5 उपभाषा है। ब्रज, पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, ये सब आता है। उसके बाद से कह रहा है पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी जयपुरी है। बिहारी हिंदी भोजपुरी, मैथिली, मगही से संबंधित है। पहाड़ी हिंदी नेपाल और गढ़वाली कुमायूं से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी से संबंधित है।
पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी से संबंधित है। बिहारी हिंदी मैथिली, मगही और भोजपुरी से संबंधित है। और राजस्थानी मेवाती, मानवी और मारवाड़ी जयपुरी से संबंधित है। कह रहा है कि पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी से संबंधित है। बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी से संबंधित है। राजस्थानी मेवाती ये मानवीय, मारवाड़ी जयपुरी से संबंधित है। कह रहा है कि पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी से संबंधित है। जो पूर्वी हिंदी है ना, अवधी, बघेली, बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी से संबंधित है। राजस्थानी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी जयपुरी से संबंधित है। पश्चिमी हिंदी ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी और हरियाणवी और बुंदेली से संबंधित है। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो ब्रज भाषा में विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ओहो, काव्य रचना ब्रज भाषा में, कवितावली ब्रज भाषा में है। तुलसीदास ब्रज भाषा की काव्य रचना कवितावली, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो कन्नौजी बोली आती है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद से कह रहा है पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी और बुंदेली और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी से संबंधित है। राजस्थानी मेवाती, मारवाड़ी और मालवी जयपुरी से संबंधित है।